हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक साइंस के उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 2 मई 2025 को पहले शिफ्ट में। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 2 मई 2025 को, उसके पहले शिफ्ट में जो बेसिक साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हुआ था 4 शिफ्ट में। 2 मई को 2 शिफ्ट होते हैं और 6 मई को 2 शिफ्ट होते हैं, और इन 4 शिफ्ट्स के साथ ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हुआ था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 36 प्रश्न जो है मुझे मिले हैं बेसिक साइंस के। तो इन 36 प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखो, आज 9 तारीख है, 9 मई 2025 है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 8 मई को आंसर की आया है, 8 मई को यानी कल के डेट में आंसर की आया है, और आपके पास 14 मई तक का समय है। इस डेट तक 8 से लेकर के 14 तक आपको समय दिया गया है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने गलत दिया है, आपका आंसर सही है, वैसे केस में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आपके पास समय है 14 मई तक। ठीक, तो हम लोग आज के इस वीडियो में 2 मई 2025 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के बेसिक साइंस के 36 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रव स्तर नॉइज लेवल दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है? तो यह है 90 डेसिबल। डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता बताते हैं। याद रखिएगा, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट साउंड की इंटेंसिटी की होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर ये ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। डेसिबल में हम लोग साउंड लेवल को मेजर करते हैं। तो बोर्ड ने इसका आंसर 4 दिया है, 4 ही इसका राइट आंसर है। अगर इतने डेसिबल के साउंड को हम लंबे समय तक सुनते हैं तो हमारे कान जो है वो डैमेज हो सकते हैं। हो सकता है कि हम बहरे हो जाएं, हो सकता है कि हम बहरे हो जाएं। ठीक, तो किस साउंड लेवल को सुनने पर हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिस्ट जो है दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लो, 100 डेसिबल की साउंड अगर हम सुनते हैं तो 15 मिनट में हो सकता है कि हम बहरे हो जाएं। 100 डेसिबल की साउंड अगर हम सुनते हैं तो 110 डेसिबल की साउंड सुनते हैं तो 2 मिनट में हो सकता है कि हम बहरे हो जाएं। 120 से 130 डेसिबल की साउंड हम सुनते हैं तो हो सकता है कि हम तुरंत बहरे हो जाएं। 140 प्लस डेसिबल की साउंड सुनते हैं तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा डैमेज जो है हमारे कानों को पहुंचने वाला है। तुरंत के तुरंत हम बहरे हो सकते हैं और हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं। 85 डेसिबल की साउंड अगर हम लंबे समय तक सुनते हैं तो सुनने से संबंधित समस्या जो है हमें हो सकती है। राइट। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में जाएंगे तो आप पहले पोषी स्तर पर आप पाएंगे ऑटोट्रॉफ्स को, यानी वैसे जीव को जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो सपोषी होते हैं। और सपोषी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है सनलाइट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। तो ये 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड की तरफ से भी यही आंसर दिया गया है। कार्य करने की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसे तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं, है ना, इसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट की बात की गई है। कार्य करने की जो दर है इसे हम लोग शक्ति कहते हैं। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, कार्य बट्टे में समय। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसी को आप जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh आप याद रखना। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। ये 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड की तरफ से भी यही आंसर दिया गया है। 1 किलोवाट घंटे को जूल में परिवर्तित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा, आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा ये जो मात्रक है ये व्यावसायिक मात्रक है। लेकिन किसका? ये व्यावसायिक मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। याद रखिएगा
ये शक्ति का मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन किलोवाट आवर में भी हम लोग ऊर्जा को बता सकते हैं। हम लोग अपने घरों में बिजली बिल जो पे करते हैं वो किलोवाट आवर में ही पे करते हैं, कि किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, है ना। किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो हम लोग बिजली बिल पे करते हैं ना, कि महीने में हम लोगों ने 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट बिजली खर्च की है, खपत की है, उसके हिसाब से हम लोग बिल पे करते हैं। चार्ज होता है 8 रुपये प्रति यूनिट, 6 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये प्रति यूनिट, 10 रुपये प्रति यूनिट, इस हिसाब से। तो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। जूल में इसका मान कितना होता है? अगर आपने 1 किलोवाट आवर बिजली खपत की है तो इसका मतलब हुआ कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपने बिजली खर्च की है, यानी कि विद्युत ऊर्जा खपत की है। 2 इसका सही आंसर है, बोर्ड ने भी यही आंसर दिया है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट हो जाएगा, और जूल में बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। शक्ति का एक मात्रक होता है जिसे हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो आप ये रिलेशन भी याद रखें। गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग सफ़ेद रखना पसंद किया जाता है, या फिर गर्मियों के टाइम में हम जो है उजले कपड़े पहनना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उससे उसमें विकिरण का परावर्तन अच्छे से होता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होता है। जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो अच्छा परावर्तक होती है ना, एक अच्छा रिफ्लेक्टर होती है उसमें विकिरणों का, या फिर बोल दो लाइट का। और काले रंग की जो वस्तु होती है ना वो अच्छी अवशोषक होती है उसमें विकिरणों का, या फिर बोल दो प्रकाश का। इसीलिए घर की बाह्य दीवारों का रंग सफ़ेद किया जाता है, ताकि आने वाली जो लाइटें होती हैं या फिर हीट रेडिएशंस होती है वो मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्ट कर जाए। मैक्सिमम अगर रिफ्लेक्ट कर जाती है तो जो दीवारें हैं वो उतनी गर्म नहीं होंगी, और जो दीवार के अंदर का वातावरण है वो ठंडा रहेगा। तो सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है। गर्मियों के टाइम में हम लोग सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि जो आने वाली लाइटें हैं वो उससे टकरा करके मैक्सिमम लौट जाए, और जो हमारे कपड़े हैं वो उतने गर्म नहीं होंगे, और कपड़ों के कांटेक्ट में हमारा बॉडी होता है तो वो भी उतना गर्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? शक्ति का फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है, विद्युत शक्ति का। 3 फॉर्मूले हैं जो आप याद रखेंगे। P बराबर V इंटू में I, या फिर आप बोल सकते हो P बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, या फिर आप बोल सकते हो P बराबर I स्क्वायर इंटू में R। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। और देखो इन 3 फॉर्मूले के ऊपर इस वाले शिफ्ट में 2 मई के पहले शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं। 3 सवाल पूछे गए हैं केवल इसी वाले फॉर्मूले से, इन 3 फॉर्मूले से, और सब के सब एक जैसे ही प्रश्न हैं। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग है तीनों में, लेकिन बोल सकते हो कि एक जैसे ही हैं सब के सब। तो यहाँ पर देखो पावर बराबर है V इंटू में I, राइट। यहाँ पर पावर बराबर है V स्क्वायर डिवाइड बाई R, यहाँ पर पावर बराबर है V बाई I, यहाँ पर पावर बराबर है I स्क्वायर इंटू में R। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये गलत रिलेशन है। आंसर 3 है, बोर्ड का भी आंसर 3 है। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं, यानी कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं? तो कुल 7 भौतिक राशियां हैं, कुल 7 भौतिक राशियां हैं, और ये उनके यूनिट्स हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता या फिर प्रकाश तीव्रता बोल दो आप, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। तो 7 जो है मूल मात्रक है बोल सकते हो।
आंसर 2 है, बोर्ड का आंसर भी 2 है। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है ना, डिस्टेंस और बट्टे में टाइम होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस है 136 मीटर, बट्टे में समय है 17 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू हमें मिलेगा, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ये तो ऐसा मात्रक में है, मीटर पर सेकेंड में, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, 18/5 से, तो 18/5 करेंगे। अब ये जो मान आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 28.8 किलोमीटर पर आवर आंसर आपको मिलेगा। 2 इसका आंसर है और बोर्ड का आंसर भी 2 है। 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 4 प्रतिरोधक हैं, 4 ओम के हैं। ये पहला प्रतिरोधक मान लो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सबके सब 4 ओम के हैं, 4 ओम के हैं, राइट। इन सारे को लगाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, इन सारे को लगाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या करते हैं, इन सारे को पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सारे को पैरेलल में जोड़ देते हैं, राइट। ये हम लोगों ने क्या किया कि इन सारे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अब ऐसा जो संयोजन है वो 4 है ना, ऐसा संयोजन आप 4 कर दो, वो भी श्रेणी क्रम में। ऐसा संयोजन आपको 4 लेना है श्रेणी क्रम में, तब बताओ समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये आपसे एक्चुअल में सवाल पूछा गया है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास R/N। अगर मान लीजिए संख्या में n ओम है, n रेजिस्टर्स है, प्रतिरोधक है, सबका प्रतिरोध एक समान है, R है, ऐसे केस में हम लोग जब इसे लगाते हैं समांतर क्रम में तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R/N निकल करके आता है। यहाँ पर n के स्थान पर कितना है भाई, 4 है, n के स्थान पर 4 है और R के स्थान पर 4 ओम है। तो देखो इस पूरे का समतुल्य कितना आया, 1 ओम आया। इस पूरे का समतुल्य कितना आया, 1 ओम आया। तो इस पूरे के समतुल्य के बराबर हम लोग क्या करते हैं कि एक रेजिस्टर यहाँ पर मान लेते हैं 1 ओम का, ठीक। अब ऐसा 4 संयोजन है, यानी एक दूसरा लगाया, एक तीसरा लगाया और एक चौथा लगाया, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, इन सारे को लगाया श्रेणी क्रम में, इन सारे को श्रेणी क्रम में लगाया। अब इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, सिंपली सबको जोड़ दो। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सिंपली सबको जोड़ देते हैं, तो 4 ओम हमारा आंसर आएगा। 2 इसका राइट आंसर है, बोर्ड ने भी 2 ही इसका आंसर दिया है। एक एमीटर में 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं। एमीटर का अल्पतम अंक डैश है, यानी कि लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट डैश है। देखो लीस्ट काउंट सबसे छोटा माप है जो कोई यंत्र दिखाता है। किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट सबसे छोटा माप होता है जो वो यंत्र दिखाता है। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतना ही सटीक वो यंत्र होगा मेजरमेंट के मामले में। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना हो तो मैक्सिमम रीडिंग बट्टे में जो टोटल डिवीजन है वो करेंगे। मैक्सिमम रीडिंग 2 एम्पियर है और टोटल डिविजन्स कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ से 0.1 एम्पियर लीस्ट काउंट आएगा। 2 इसका सही आंसर है, बोर्ड का भी आंसर 2 ही है। परिपथ आरेख में नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो सिंबल है ये क्या दर्शाता है। देखो ये सिंबल तो आप जानते हो, ये क्या है, रजिस्टर है, प्रतिरोधक है,
ठीक, इसका प्रतिरोध फिक्स है, इसका प्रतिरोध फिक्स है, 4 ओम का हो सकता है, 10 ओम का हो सकता है, 50 ओम का हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ऐसा रजिस्टर लेते हैं जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम मान लो कि ये 5 एम्पियर का एक रजिस्टर है, इसको सर्किट में लगाते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं 5 एम्पियर मैंने बोल दिया। अगर 5 ओम का हम लोग रजिस्टर लगाते हैं किसी सर्किट में और बाद में हम चाहते हैं कि यार 10 ओम का हमें रेजिस्टेंस चाहिए, वैसे केस में इसको हटाना पड़ेगा उस सर्किट से और एक 10 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो बार बार हटाने लगाने का चक्कर ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस सर्किट में लगाते हैं जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ये है वेरिएबल रेजिस्टर, है ना, परिवर्ती प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक वेरिएबल रेजिस्टर। इसे हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, रियोस्टैट भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, रियोस्टैट भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके हम क्या करते हैं भाई, करंट को कंट्रोल करते हैं। सर्किट में अगर ज़्यादा करंट हमें फ्लो करवाना है तो क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। सर्किट में कम करंट को फ्लो करवाना है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। इसे हम लोग धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। करंट को कंट्रोल किया जाता है वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से या फिर रियोस्टैट की मदद से। ये जो आप देख रहे हो तीर, इसको स्लाइड किया जाता है जिससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो परिवर्ती प्रतिरोधक का इस्तेमाल जो है धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है, राइट। वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में वोल्टेज को मापता है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, विभवांतर मापना है, तो वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बच्चा भी आंसर कर देगा, थर्मामीटर। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड ने भी 4 आंसर दिया है। वोल्टमीटर का इस्तेमाल हम लोगों ने कहा सर्किट में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर की मदद से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है परसेंटेज में, आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से परसेंटेज में मापा जाता है। ऑडोमीटर जो वाहन होते हैं, बाइक है, कार है, इसमें डिस्टेंस जो आप देखते हैं, जिस डिवाइस में आप डिस्टेंस देखते हो कार में, बाइक में, उसे ऑडोमीटर कहा जाता है। दूरी मापने वाला ये यंत्र होता है ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर में आप स्पीड देखते हो। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से ऊर्जा का कौन सा रूप कहा जाता है? तो जो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड का भी यही आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन सब जो है सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। पावर का 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक तो ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बताया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसका आंसर सही है, बोर्ड का भी यही आंसर है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है? टेम्परेचर बहुत कम होता है और मिट्टी में नमी पाई जाती है। तो जैसे कि अलास्का है, साइबेरिया है, हिमालय पर्वत है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बर्फ से ये ढके होते हैं, मिट्टी में नमी अधिक पाई जाती है। टुंड्रा ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं। तो 4 इसका सही आंसर है, बोर्ड का भी यही आंसर है। यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई 3 प्रतिरोधक है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सबको लगाया है समांतर क्रम में। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? जो बेसिक फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, P से पैरेलल, R से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ये समतुल्य प्रतिरोध है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से
1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10, 1/20 और 1/60। इसका एलसीएम आएगा 60, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60 एक 60 हो जाएगा, 6 3 9 और 10, 10/60। इसको हम लोग पलट देंगे तो 60/10 बराबर 6 ओम, इसका राइट आंसर। अब ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते थे और सीधा आंसर यहाँ पर 3 टिक मार सकते थे। जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है, जो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है, वो जो अलग अलग प्रतिरोध होते हैं ना, उसमें जो सबसे छोटा मान होता है उससे भी छोटा आता है। जब हम अलग अलग प्रतिरोध को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो उसका जो समतुल्य आता है वो सबसे छोटा प्रतिरोध जो होता है उससे भी छोटा आता है। तो भाई सबसे छोटा कौन है? ये 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम से भी छोटा आएगा। यहाँ पर 90 ओम दे रखा था, काट देते हैं, 20 ओम दे रखा था, काट देते हैं, 60 ओम दे रखा था, काट देते हैं। सबसे छोटा 10 ओम से एक ही मान है, वो है 6 ओम, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो सीधा हमारा आंसर यहाँ पर 3 हो जाता, 6 ओम। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कॉन्सेप्ट पता होता, 3 आंसर टिक मारते, निकल लेते। ठीक। विज्ञान में किए गए कार्य को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। साइंस में, विज्ञान में कार्य करता है बल, कार्य करता है बल। ठीक। साइंस में कार्य कौन करता है? बल करता है। और कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुने में विस्थापन और कॉस थीटा। ये साइंस में कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है। ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, ये थीटा एंगल है किसके बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 होता है। ऐसे केस में कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने में विस्थापन, सिंपली बल गुने में विस्थापन। तो कार्य का ये फॉर्मूला होगा, लेकिन कब होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। वैसे केस में अगर मान लीजिए कार्य और बल ये दोनों विपरीत दिशा में हो, ऐसे केस में थीटा 180 डिग्री आएगा और कॉस 180 का मान -1 होता है। ऐसे केस में कार्य जो है ऋणात्मक आपको मिलेगा, कार्य जो है यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर कार्य ऋणात्मक है। अगर मान लीजिए बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसे केस में कार्य 0 होगा, ऐसे केस में कार्य 0 होगा। तो बल गुने में विस्थापन हमारा आंसर हो जाएगा। जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? मैंने अभी आपसे कहा फिजिक्स में, भौतिकी में, साइंस में कार्य कौन करता है? फोर्स करता है। यहां पर कौन से फोर्स के द्वारा कार्य पूछा गया है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। भाई भौतिकी में कार्य बल करता है और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया ये आपको बताना है। और कार्य का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, बल गुने में विस्थापन। 3 अलग अलग केस बताए ना, तीनों आपको याद रखने हैं। तो एक वस्तु है जिसे क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है, इसको ये मान लो कि बिंदु A है, यहां से इस बिंदु B तक ले जाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, विस्थापन ये हुआ। लेकिन इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर कार्य कर रहा है? ऐसे नीचे की ओर कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो यहां पर देखो विस्थापन इधर हुआ, विस्थापन इधर हुआ क्षैतिज रेखा के अनुदिश, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहे हैं। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो कार्य नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, शून्य कार्य किया गया है। हाँ, जो बल इसको विस्थापित कर रहा है इधर की ओर, उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। इसको यहां से यहां विस्थापित किया गया तो कोई तो फोर्स लगा होगा, उस फोर्स के द्वारा कार्य किया गया, उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य होगा, कुछ ना कुछ धनात्मक कार्य आएगा।
ठीक, इस दिशा में फोर्स लगा, विस्थापन हुआ, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये वो फोर्स है जो इस वस्तु को यहाँ से यहाँ विस्थापित कर दिया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु के नीचे काम कर रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ये फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यहाँ पर मैं जी लगा देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसके वेट के बराबर होगा, है ना, इसके वेट के बराबर होगा। एक इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक है, गलत हो जाएगा। प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, या फिर बोल दो खराब चालक है। लकड़ी ऊष्मा की सुचालक है, लकड़ी अगर सूखी है तो ऊष्मा की ये खराब चालक है, या फिर ऊष्मा की कुचालक बोल सकते हो। अगर गीली लकड़ी है तो ऊष्मा की सुचालक ही हो जाएगी, लेकिन केवल लकड़ी लिखा हुआ है तो हम लोग ऊष्मा की जो है इसे खराब चालक या फिर कुचालक मान करके चलेंगे। ऊष्मारोधी और चालक दोनों ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं? नहीं, जो चालक होते हैं ये ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं। ऊष्मारोधी पदार्थ जो होते हैं वो ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, ये अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से गुजरने देगा, इसीलिए एल्यूमिनियम से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से वो गर्म हो जाए। राइट। सबसे बढ़िया चालक, सर्वश्रेष्ठ चालक ऊष्मा का आप बोल सकते हो कि सिल्वर है। समझे आप, ये सिल्वर। 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है, इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म जल है, उसमें हम तांबे के चम्मच को डुबोएंगे तो दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी गर्म हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। तांबा बहुत ही अच्छा चालक है ऊष्मा का, तांबा बहुत ही अच्छा चालक है ऊष्मा का। तेजी के साथ हीट का ट्रांसफर होता है, और ठोस में हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू यानी कि चालन के द्वारा। यह चालन द्वारा गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे की छड़ है, या फिर मान लो ये तांबे की छड़ है, इसके एक सिरे को आप गर्म करते हो तो दूसरा सिरा भी अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा एक एंड से दूसरे एंड तक। तो हीट ट्रांसफर के भाई 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और रेडिएशन। ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, वो कंडक्शन के थ्रू होता है। द्रव है, गैस है, इनसे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन द्वारा होता है, कन्वेक्शन द्वारा होता है। जैसे कि हमारा वायुमंडल जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, संवहन के द्वारा होता है। पानी आप गर्म करते हो तो पानी, नीचे वाला पानी पहले गर्म होता है, वो हल्का होकर ऊपर आता है, ऊपर वाला पानी नीचे जाता है, ये सब इस प्रकार पूरा पानी गर्म हो जाता है। ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है, संवहन के थ्रू होता है। लेकिन सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। तो 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5.74 ग्राम द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंगों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डैश है। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। मास है हमारे पास 5.74 ग्राम, हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, और दोनों मान जो है ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही दिए गए हैं, तो सीधा आपको वैल्यू पुट करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.7833 आएगा। अब इसका जो है राउंडिंग हमें करना पड़ेगा, है ना, इसका हमें राउंडिंग करना पड़ेगा। तो 4.78, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो इस 7 को हम लोग 8 बना देंगे, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड का भी यही आंसर है, 3 हमारा राइट आंसर। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसी इकोसिस्टम में अपना भोजन खुद से कौन बनाता है? जो सपोषी होते हैं, और उसके लिए एक अन्य शब्द क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषी स्तर हमें प्राप्त होता है, उस पोषी स्तर में जो पहला पोषी स्तर होता है उसमें हम लोग किसको डालते हैं? उत्पादक को डालते हैं। जो पहला पोषी स्तर होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उत्पादक को डालते हैं।
सपोषी को डालते हैं। उसके बाद हम लोग डालते हैं शाकाहारी को, उसके बाद डालते हैं छोटे मांसाहारी को, छोटे मांसाहारी को, उसके बाद यहां पर हो जाएगा बड़े मांसाहारी। तो ये पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। पहले पोषी स्तर पर उत्पादक आते हैं, बोले तो सपोषी आते हैं। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। फॉर्मूला होगा -F/s। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये स्टेटमेंट सही है, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, जो कार्य है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये कार्य 0 भी हो सकता है। कार्य अपने आप में अदिश राशि है, ये स्टेटमेंट गलत है। जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, गलत हो जाएगा, 0 होता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, गलत हो जाएगा। ऐसे केस में कार्य धनात्मक आता है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हम केल्विन में बोले तो 310 केल्विन होता है। तो 2 हमारा राइट आंसर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर इसका भार कितना होगा? अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं क्या, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन्हें कवर कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो कल के डेट में ही हम लोगों ने एक वीडियो देखा, यानी 24 दिसंबर 2024 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था इस एग्जाम का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखो सेम टू सेम सवाल है कि भाई पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? सेम सवाल जो है यहाँ पर ALP CBT 2 में पूछा गया है 2 मई को पहले शिफ्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि सवाल देखो सेम टू सेम ऐसे आता है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही कॉमन है। हर एग्जाम में, जब भी एग्जाम होगा ना रेलवे का, तब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम में पूछा गया है, CBT 1 में पूछा गया था, JEE के एग्जाम में पूछा गया था CBT 1 में। हर एग्जाम में, रेलवे के हर एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। इस तरह के सवाल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे निकालते हैं भाई? पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसी का 6वां भार जो हो जाएगा, उसी का 6वां भाग जो है वो हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर भार। तो हम कितना बोलेंगे? 10 न्यूटन बोलेंगे, है ना। मून के सरफेस पे अगर भार निकालना हो तो पृथ्वी के सरफेस पे जो भार है उसी का 1/6 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो PYQs आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ALP CBT 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, और RRB JEE CBT 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उन सारे को मैंने कवर करा दिया हुआ है। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उन सारे को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इससे पहले 2018 में जो एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के अंदर, उन सारे का सलूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो PYQs आपको करने चाहिए, जरूरी है। इससे क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न आपको पता चलेगा। और 2018 से जो पैटर्न है अब तक सेम ही रहा है, फुल्ली NCERT बेस्ड रहा है। 2018 से जो एग्जाम्स हो रहे हैं आपके रेलवे के अंदर पूरी तरह से जो है NCERT बेस्ड है, और जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो सेम टू सेम अभी तक चलता आ रहा है। तो अगर आप PYQs कवर करते हैं 2018 और उसके बाद वाला, तो आपको लेवल जो है अच्छे से पता चलेगा, पैटर्न आपको अच्छे से पता चलेगा कि NCERT के किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब आपको जो है PYQ से अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 2 है। स्थितिज ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोगों ने अभी देखा, यांत्रिक ऊर्जा में सम्मिलित है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है? विषाक्त धूल है, ऐसा धूल है जो कि जहरीला है, तो उसके निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है खुले क्षेत्रों में झाड़ना, क्योंकि विषाक्त धूल है, खुले क्षेत्र में नहीं झाड़ सकते हैं, ऐसे नियमित कूड़ेदान में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये विषाक्त हैं, जहरीले हैं। इसे तनुकरण के लिए वायु में छोड़ देना, ये भी नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि जो विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना। किसी भी कंटेनर में हम लोग नहीं डाल देंगे, जो स्पेशली बनाया गया है खतरनाक अपशिष्ट के लिए, ऐसे कंटेनरों का उपयोग करेंगे। किसी भी कंटेनर का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे कंटेनर का उपयोग करेंगे जो खास करके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बनाया गया है। राइट, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजय घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर 5 मीटर तक साइकिल चलाते हुए जाता है। उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस जाता है। पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई घर से ट्यूशन गया 10 मीटर साइकिल चला करके, 10 मीटर पाथ कवर किया, फिर 5 मीटर दुकान चला गया, तो टोटल पाथ इसने जाते समय कवर किया 15 मीटर। फिर सेम रास्ते वो घर पे आ गया, सेम रास्ते से घर पे आ गया, तो जाने टाइम 15 मीटर चला और आने टाइम टोटल 15 मीटर चलेगा, तो टोटल 30 मीटर। 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर का मान एसआई मात्रक में क्या होगा? ये चाल है, एसआई मात्रक में इस चाल का मान क्या होगा? एसआई मात्रक चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी गई है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो शॉर्टकट तरीका याद रखिए, जल्दी से प्रश्न का उत्तर आएगा। 5/18 से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसमें हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। 2 इसका आंसर आएगा। 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि दिया गया वोल्टेज 250 वोल्ट है, तो परिपथ में पारेषित होने वाला धारा ज्ञात कीजिए। तो ओम का नियम लगाएंगे, V/R, I बराबर V/R। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिरोधक हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? सिंपली जोड़ देते हैं। तो हमारे पास 20 ओम है और 30 ओम है, जोड़ेंगे तो 50 ओम आएगा। अब V का मान आपको 250 दे रखा है और समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर 50 निकल करके आया है, तो 5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऊष्मा चालक ऊष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं, ये ट्रू है। जो ऊष्मा चालक होंगे वो ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देंगे, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो मेटल्स होते हैं। सभी प्लास्टिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं? नहीं, प्लास्टिक ऊष्मा के खराब चालक होते हैं या फिर कुचालक आप बोल सकते हो। तो केवल कथन 2 सही है, 1 गलत है। पूछा है कौन से कथन सत्य है? केवल कथन 2 नहीं, केवल कथन 1। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो हम लोगों ने अभी देखा 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, वो ये सारी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी भौतिक राशियां हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं, क्योंकि वो भौतिक राशियां इन्हीं मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होते हैं। 2 हमारा आंसर। किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? चालक की प्रतिरोधकता यानी कि हम रो की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2 चीज़ों पर यह निर्भर करती है। एक तो चालक का तापमान क्या है, दूसरा पदार्थ की प्रकृति क्या है। चालक जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके नेचर पर यह डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल हम यहाँ पर बोलेंगे। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। चालक की प्रकृति का मतलब चालक जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके नेचर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति P का उचित निरूपण नहीं करता है? तो ये तीसरा सवाल है। मैंने आपसे कहा था ना, शक्ति के फॉर्मूले पर 3 सवाल पूछे गए हैं, सब के सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन पूछने का बस थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन है सब के सब सेम।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं शक्ति के। बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। बर्फ का आंतरिक तापमान मापना है, किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। बोर्ड ने इसका आंसर 1 दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो अल्कोहल बेस्ड है, मरकरी बेस्ड है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल थर्मामीटर आसानी से जो है बर्फ के आंतरिक तापमान को माप सकता है, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर भी माप सकता है। तो यहाँ पर 2 भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक आंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई एरर है और ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है। तो एक आंसर जो है मैं भी यहाँ पर सही मान करके ही चल रहा हूँ कि ये सही है। 0 से 10 एम्पियर परास का एक एमीटर 7.5 एम्पियर की धारा निरूपित करता है। यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है तो आपेक्षिक त्रुटि डैश है। परसेंटेज एरर हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो डिवाइस है ना, परसेंटेज एरर अगर अपने को चाहिए तो जो डिवाइस है, जो वैल्यू को वो माप रहा है माइनस जो वास्तविक वैल्यू है, बट्टे में जो वास्तविक वैल्यू है वो करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू माप कितना रहा है, ये डिवाइस 7.5 एम्पियर, ये माप इतना रहा है, दिखा इतना रहा है, लेकिन एक्चुअल में मान कितना है, वो इतना है 6.2, बट्टे में 6.2 और इनटू में यहाँ पर 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 20.96% आएगा। एक हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। बेसिक साइंस के हम लोगों ने कवर किए 36 क्वेश्चंस जो पूछे गए 2 मई 2025 को पहले शिफ्ट में। और आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए जो मैं PYQs आपको करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, उन सारे को जरूर से जरूर कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।